हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का वीडियो नंबर 6 देख रहे हैं। ये सीरीज सेकेंड सीरीज है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट सीरीज में 1000 क्वेश्चन देख चुके हैं और सेकेंड सीरीज में उम्मीद है कि हम लोग 1000+ क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर इज, हर्जबर्ग के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हाइजीन फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए अचीवमेंट, बी कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी सैलरी और डी वर्किंग कंडीशंस। तो हर्जबर्ग के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर है वो है सैलरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अरेंज द हिरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। डिपार्टमेंट के हिरार्की को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है विंग, सेकेंड ब्रांच, सी सेक्शन और फोर डिवीजन। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 3 2 4 देन 1, सी है 1 4 2 देन 3 और डी है 4 3 2 देन 1। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो सबसे निचले क्रम में होता है विंग, सॉरी सबसे निचले क्रम में होता है सेक्शन, सेक्शन से ऊपर होता है ब्रांच, ब्रांच से ऊपर होता है डिवीजन और सबसे ऊपर होता है विंग। तो इन चारों में से सबसे नीचे सेक्शन, सेक्शन के ऊपर ब्रांच, ब्रांच के ऊपर डिवीजन, डिवीजन के ऊपर विंग। ये है क्वेश्चन। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रेडेशन ऑफ पोस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पोस्ट का ग्रेडेशन है जिसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1 है डिप्यूटी सेक्रेटरी, 2 है एडिशनल सेक्रेटरी, 3 है ज्वाइंट सेक्रेटरी और 4 है सेक्रेटरी। ऑप्शन ए है 1 3 2 देन 4, बी है 3 2 4 देन 1, सी है 1 4 2 देन 3 और डी है 4 3 2 देन 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 3 2 देन 4। तो सबसे निचले क्रम में होता है डिप्यूटी सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी से ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी और सबसे ऊपर सेक्रेटरी। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। अगला सवाल है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय एफ.जे. गुडनॉ। ऑप्शन ए फर्दर एडवांसेस विल्सोनियन थीम, बी contradicted the Wilsonian dichotomy, C supplemented Wilson's arguments, D although agreeing with Wilson thesis offered new arguments। सॉरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रैंक जे गुडनॉ ने क्या किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्दर एडवांसेस विल्सोनियन थी। आप लोग को बताते चले कि हम लोग वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास। लेकिन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर फ्रैंक जे गुडनॉ है। अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर फ्रैंक जे गुडनॉ को माना जाता है और बाकी हर में हम लोग मानते हैं वुड्रो विल्सन को। तो फ्रैंक जे गुडनॉ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है। अगला सवाल है, which of the following administrative thinkers has defined administration as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends। ये डिफिनेशन किसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? ऑप्शन ए पिफनर का है, बी हर्बर्ट साइमन का है, सी एल डी वाइट का और डी जॉन विक का है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पिफनर। तो पिफनर ने कहा था कि द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मिडिल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगला सवाल है, हु रोट टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनू बुक पर्सपेक्टिव। ये बुक किसने लिखा है? ऑप्शन ए डुवाइट वाल्डो, बी साइमन, सी क्रिस आइगेरस और डी फ्रैंक मैरिनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फ्रैंक मैरिनी। 1971 में ये बुक पब्लिश हुआ था, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनू बुक पर्सपेक्टिव, जिसे लिखा था फ्रैंक मैरिनी और ये बुक पब्लिश हुआ था 1971 में। ईयर भी याद करते जाइए क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, ये ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो याद कर लीजिएगा। द गैंग प्लैंक रेफर्स टू, गैंग प्लैंक किसको रेफर करता है? ऑप्शन ए डिसिप्लिन, बी सबऑर्डिनेशन, सी लेवल जंपिंग और डी यूनिटी ऑफ कमांड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है, फिर भी इसका करेक्ट ऑप्शन हम बताते हैं। ऑप्शन सी होगा लेवल जंपिंग, लेवल जंपिंग। गैंग प्लैंक का थ्योरी हेनरी फ्योल ने दिया था हिरार्की के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ गैंग प्लैंक का मतलब होता है लेवल जंपिंग। अगला सवाल है, द 4 P's थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एज एडवोकेटेड बाय लूथर गुलिकार। 4 P's थ्योरी था जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का लूथर गुलिक ने जिसे एडवोकेट किया था, वो था ऑप्शन ए पर्पस प्रोसेस प्लेन प्लेस, बी पर्पस प्रोसेस पर्सन प्लेस, सी
प्लेस पर्सन प्रोग्राम प्रोसेस, और डी प्रोसेस पर्पस प्रोसेस प्लेस प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पर्पस प्रोसेस प्ले पर्सन प्लेस। और ये इसी क्रम में उन्होंने बताया था। तो 4P थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एज एडवोकेटेड बाय लूथर गुलिकार, पर्पस प्रोसेस पर्सन प्लेस। इस और ये इसी क्रम में बताया था उन्होंने, पहले पर्पस है, फिर प्रोसेस है, फिर पर्सन है, फिर प्लेस है। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय। रूल ऑफ लॉ काफी प्रचलित सिस्टम था, तो इसके प्रोपाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए वी डाइसी, बी हर्बर्ट फाइनर, एच फाइनर, सी विलोबी, और डी चार्ल्स लिंड्सब्लूम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वी डाइसी। तो द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय ए वी डाइसी। अगला सवाल है, द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्टार्ट क्वेश्चन, बी अनस्टार्ट क्वेश्चन, सी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और डी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्टार्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन ओरली पूछा जाता है तुरंत क्वेश्चन आवर के बाद, उसे स्टार्ट क्वेश्चन कहा जाता है। अगला सवाल है, promotion in civil services indicates option A always in an increase in pay, B change in the place of work, C difficult work and more important responsibility, or D transfer of work from field to headquarter। तो सिविल सर्विस में प्रमोशन किस चीज को इंडिकेट करता है ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑलवेज एन इंक्रीज इन पे। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार प्रमोशन का ये मतलब नहीं होता है कि सैलरी या पे में इंक्रीमेंट होगा, तो ऑप्शन ही गलत है। चेंज इन द प्लेस ऑफ वर्क, ऐसा भी जरूरी नहीं है, आप एक ही ऑफिस में रह सकते हो और आपका प्रमोशन हो सकता है। और डी ट्रांसफर ऑफ वर्क फ्रॉम फील्ड टू हेडक्वार्टर, ये भी जरूरी नहीं है कि आप फील्ड से हेडक्वार्टर में हो, ये भी हो सकता है आप हेडक्वार्टर में ही आपका प्रमोशन हो जाए। हेडक्वार्टर में थे आप पहले, आप फिर से प्रमोशन और आप हेडक्वार्टर में ही हो, या फील्ड में थे और फील्ड में ही रह गए प्रमोशन के बाद भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिफिकल्ट वर्क एंड मोर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि प्रमोशन होता है तो उसी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम बढ़ता है जो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते तो प्रमोशन होता है तो डिफिकल्ट वर्क मिलता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पोस्ट के अनुसार। अगला सवाल है, which committee of parliament in India examines the audit report of comptroller and auditor general। comptroller and auditor general जो audit report प्रिपेयर करता है उसी पार्लियामेंट की कौन सी कमिटी एग्जामिन करती है? ऑप्शन ए एश्योरेंस कमिटी, बी एस्टिमेट्स कमिटी, सी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और डी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट होता है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो एग्जामिन करती है। तो एक और बात आप लोग को बताते चले, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। वो लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी को अपना रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करते हैं, पार्लियामेंट से फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास रिपोर्ट आता है जो इस रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं। अगला सवाल है, who said there can be no doubt that the standard of administration depends upon the caliber of civil servants who are appointed to these posts। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, और डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देयर कैन बी नो डाउट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स हु आर अपॉइंटेड टू दीज पोस्ट्स। अगला सवाल है, विलेज पंचायत इज अकाउंटेबल टू द। विलेज पंचायत किसको अकाउंटेबल होता है? ऑप्शन ए चेयरमैन ऑफ द विलेज पंचायत, बी ऑफिसर्स एट ब्लॉक लेवल, सी पंचायत समिति, और डी पीपल ऑफ दैट विलेज। तो विलेज पंचायत किसको अकाउंटेबल होता है? तो विलेज पंचायत अकाउंटेबल होता है उसी गांव के लोगों के प्रति और किसी के प्रति नहीं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द मिनिमम एज टू कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज ऑप्शन ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 25 ईयर्स, और डी 30 ईयर्स। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो न्यूनतम आयु है पंचायती राज के इलेक्शन को में खड़ा होने के लिए या लड़ने के लिए, वो क्या है? 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर 30 साल। इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 ईयर्स। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के
इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम 7th वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ऑप्शन ए 3-dimensional मॉडल, बी डिसीजन पार्टिसिपेशन मॉडल, सी लाइफ साइकिल मॉडल, और डी पाथ गोल मॉडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग अब कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में ऐसा लगता है कि उसमें और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको गैंग प्लैंक में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो क्या होता है, क्या है, क्या नहीं है, उसके प्रोपाउंडर हेनरी फ्योल ने वो थ्योरी क्यों दिया था, तो ये सब अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक में एक्सप्लेनेशन चाहिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, उसमें हम लोग स्पेशल वीडियो देखेंगे। तो ये इस वीडियो के लिए अभी तक यही था, आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक्स।